दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस सच्ची घटना पर आधारित फिल्म जय भीम से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। ये सन 1993 में तमिलनाडु में हुई एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित थी जिसको जितने लोगों ने भी देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिल्म जय भीम में हमें समाज का वो आईना देखने के लिए मिला जो वाकई में बहुत ज्यादा ही दर्दनाक है। और आज भी समाज का एक तबका ऐसा है जो ऐसी बहुत सारी चीजें झेल चुका है और झेलता भी जा रहा है। और आज भी हमारे देश में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को गांव से बाहर रहना पड़ता है। और छुआछूत जैसी चीजें आज के टाइम पर भले ही आपको सुनने में अजीब लगें, लेकिन आज भी ये एग्जिस्ट करती हैं। सूर्या की फिल्म जय भीम कई मायनों में बहुत ज्यादा ही खास रही, तो चलिए एक एक करके इसके ऊपर नजर डालते हैं। फिल्म का जो टाइटल है जय भीम, वो अक्सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फॉलोअर्स के द्वारा बोला जाता है। एक्चुअली इस स्लोगन को पहली बार एल.एन. हरदास ने सन 1935 में एक दलित समाज की रैली के दौरान बोला था। और आगे चलकर जय भीम नाम के इस स्लोगन को बहुजन समाज पार्टी और ऐसी बहुत सारी पार्टियां जो दलितों को सपोर्ट करती थीं वो बोलने लगीं। सूर्या की इतनी ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म जय भीम सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई थी। एक्चुअली उस टाइम पर देश भर में कोविड की वजह से बहुत सारे सिनेमा घर बंद थे। इस वजह से इसको डायरेक्टली अमेजन प्राइम वीडियो पर 2 नवंबर सन 2021 को रिलीज किया गया था, जहां पर ओरिजिनली इसको तमिल के अलावा हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भाषाओं में भी रिलीज किया गया था। इसको सूर्या की ही प्रोडक्शन कंपनी 2D एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था। और देश में कोविड के टाइम पर सूर्या की इस प्रोडक्शन कंपनी और अमेजन प्राइम वीडियो की एक डील साइन हुई थी, जहां पर इस डील में ये बात थी कि सूर्या की इस प्रोडक्शन कंपनी की 4 फिल्में सीधे ही अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएंगी। तो जय भीम भी उन्हीं में से एक थी और इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया था। इसमें हमें नजर आए थे सूर्या, लिजोमोल जोस, मणिकंदन, प्रकाश राज, राव रमेश और गुरु सोमसुंदरम। फिल्म की कहानी लिखी थी टी.जे. गनानवेल ने और उन्होंने ही फिल्म का डायरेक्शन भी किया था। एक्चुअली इसके पहले वो कोथाथिल औरुथन नाम की फिल्म को भी डायरेक्ट कर चुके थे। और इसके पहले उन्होंने राम गोपाल वर्मा की सूर्या स्टारर फिल्म रक्त चरित्र 2 के लिए तमिल में डायलॉग्स भी लिखे थे। और पायानम और धोनी जैसी फिल्में भी लिखी थीं। म्यूजिक दिया था सीन रोल्डन ने और टोटल 6 गाने इसमें रखे गए थे। पूरी फिल्म में एक भी गाना ऐसा नहीं था जो कि एक्टर या एक्ट्रेस हमें गाते हुए दिखाई दें। सारे के सारे गाने बैकग्राउंड में रखे गए थे। और चूंकि ये फिल्म डायरेक्टली अमेजन प्राइम वीडियो पर दिखाई गई थी, इस वजह से फिल्म के बजट के बारे में और ये डील कितने में हुई थी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन फिर भी फिल्म के एक अप्रॉक्सीमेट बजट की बात करें तो लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए में इसको बनाया गया था। और अमेजन प्राइम वीडियो के साथ में इसकी लगभग 40 से 45 करोड़ में डील फाइनल की गई थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म के मेकर्स को लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए का सीधा सीधा फायदा हुआ था। फिल्म जय भीम को IMDb पर भी लगभग 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने 8.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। ये फिल्म IMDb पर सन 2021 में सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्मों में से एक रही और इसको गूगल पर भी बहुत ज्यादा सर्च किया गया। इस सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाने का आइडिया टी.जे. गनानवेल को काफी पहले आया था, जब एक बार उन्होंने जस्टिस के चंद्रू का एक इंटरव्यू लिया जहाँ पर उन्होंने अपने ऐसे बहुत सारे केस के बारे में बात की। जब जस्टिस के चंद्रू ने उन्हें अपने इस बहुत ही यादगार केस के बारे में बताया जो कि सन 1993 में हुआ था, कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे केस को लड़ा और कैसे उस महिला की मदद की। फिल्म जय भीम में हमें सूर्या का जो किरदार निभाया गया है वो जस्टिस के चंद्रू से ही इंस्पायर्ड है। लिजोमोल जोस जिन्होंने संगीनेनी राजकन्नू का किरदार निभाया है, उनका रियल लाइफ किरदार इंस्पायर्ड है पार्वती की लाइफ से, जो कि एक आदिवासी महिला थी और अपने पति के पुलिस स्टेशन में मिस हो जाने के बाद उनको ढूंढने के लिए लगी रहती हैं, जो कि रियल लाइफ में जस्टिस के चंद्रू से मिलती हैं जो उनकी मदद करते हैं और हैबस कॉर्प्स का केस दायर करते हैं। हैबस कॉर्प्स एक ऐसा केस है जहां पर पुलिस के द्वारा बिना किसी जुर्म में अरेस्ट किए जाने के बाद, मतलब अगर पुलिस किसी को शक की बुनियाद पर भी जेल में डाल देती है और कोर्ट में इस केस को दायर करने के बाद पुलिस को कोर्ट के आदेश के अनुसार उस शख्स को अदालत में पेश करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पर जब सन 1993 में ये केस रियल लाइफ में हुआ था, तब पुलिस के द्वारा उस टाइम पर पुलिस थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर करने के बाद पार्वती के हस्बैंड राजकन्नू की मृत्यु हो जाती है और पुलिस उसको छुपाने में लगी रहती है। लेकिन बाद में जस्टिस के चंद्रू की मदद से इस केस को लड़ा गया और उन पुलिस वालों को सजा भी मिली। फिल्म जय भीम में दिखाया गया ये पूरा इंसिडेंट बिल्कुल रियल था। फिल्म की एक बेसिक थीम बिल्कुल रियल रखी गई थी, लेकिन इसको सिनेमैटिक तरीके से दिखाने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ों में बदलाव किया गया था। इसके अलावा फिल्म में और रियल लाइफ में इसके कैरेक्टर्स के नामों में भी कुछ बदलाव किया गया था। जैसे फिल्म की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि जो संगीनेनी और राजकन्नू होते हैं वो इरुला समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो पार्वती हैं वो कुरुबर समुदाय से बिलोंग करती हैं। और जैसा कि फिल्म में दिखाया जाता है कि वो लोग चूहे पकड़ते हैं और उनको खाते भी हैं, और इनको कैसे गांव के बाहर रहना पड़ता है और ऊंचे समुदाय वाले लोग इनको छूते भी नहीं हैं। रियल लाइफ में भी उस टाइम पर इनके साथ कुछ ऐसा ही था कि जब भी गांव में किसी के यहाँ भी चोरी होती या ऐसी कोई वारदात होती
तो सबसे पहले पुलिस बिना किसी सबूत और बुनियाद के इन्हीं समुदाय वाले लोगों से पूछताछ स्टार्ट करती और मारपीट भी करती। यहाँ तक कि उस टाइम पर रियल लाइफ में कुछ समुदायों की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि उनके परिवार में किसी के भी 17 से 18 साल होने के बाद उनके नाम को और उनकी जानकारी को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाना पड़ता था। और ऐसा इसलिए भी था कि काफ़ी टाइम पहले इस समुदाय के बहुत सारे लोग चोरी चकारी ऐसे बहुत सारे कामों में लगे रहते थे, लेकिन बाद में आगे चलकर इन समुदायों में से बहुत सारे लोगों ने चोरी चकारी वाले कामों को छोड़ा और अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को ऐसे ही प्रताड़ित किया जाता रहा। डायरेक्टर टी.जे. गनानवेल को जस्टिस के चंद्रू का ये केस बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने कहा कि वो इसके ऊपर एक फिल्म बनाने के बारे में प्लान करेंगे, जिसके लिए जस्टिस के चंद्रू ने उनके साथ में रियल लाइफ में हुए इंसिडेंट को घटनावार पूरे क्रम में जमाया और इस पूरे के पूरे केस को उन्होंने टी.जे. गनानवेल को एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में दे दिया। जिन सारी चीज़ों को ही रेफरेंस बनाकर टी.जे. गनानवेल ने फिल्म जय भीम का ये पूरा स्क्रीन प्ले लिखा, जिसमें उनका मेन मकसद ये था कि फिल्म की कहानी इस रियल लाइफ केस से बिल्कुल भी ना भटके। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई। लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने सूर्या को अप्रोच किया, जिन्हें ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक्चुअली फिल्म के डायरेक्टर की मुलाकात सन 2010 में सूर्या से रक्त चरित्र 2 के दौरान हुई थी। उस टाइम पर सूर्या को ये कहानी इतनी ज़्यादा इमोशनल लगी और उनके दिल को छू गई कि वो इसमें एक्टिंग करने के अलावा इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए। संगी नैनी के किरदार के लिए मलयालम एक्ट्रेस लिजोमोल जोस को साइन किया गया और राजकन्नू के किरदार के लिए मणिकंदन को साइन किया गया, जिनके बारे में टी.जे. गनानवेल का ये कहना था कि वो इन कैरेक्टर्स में ऐसे चेहरों को साइन करना चाहते हैं जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पर्दे पर ना देखा हो और ये चेहरे उनके लिए काफ़ी नए नजर आएँ। फिल्म में ये इस तरह से बिल्कुल आदिवासी का किरदार निभाने के लिए लिजोमोल जोस और मणिकंदन ने लगभग 6 महीने की वर्कशॉप की, जिससे कि वो लोग कैसे रहते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं और कैसे अपना जीवन जीते हैं, इसके बारे में उन्हें काफ़ी अच्छे से पता चल सके। यहाँ तक कि 2 से 3 महीने तो लिजोमोल जोस और मणिकंदन बिल्कुल रियल लाइफ में उनके साथ भी रहे थे। कैसे गांव के बाहर वो झोपड़ियों में रहते हैं, कैसा उनका जीवन यापन होता है और कैसे वो अपना शिकार करते हैं। तब जाकर ये दोनों हमें फिल्म में बिल्कुल ऐसे रियलिस्टिक नजर आते हैं। फिल्म के टीम मेंबर्स तो 1-2 बार इनके साथ चूहों के शिकार पर भी निकले, जिससे कि वो लोग कैसे चूहे पकड़ते हैं इनको बारीकी से ऑब्जर्व कर सकें। फिल्म के मेकर्स ने इसको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रखने के लिए और रियल लाइफ पर बनी कहानी को कैसे पर्दे पर दिखाते हैं, इसके लिए बहुत सारे सजेशंस आर माधवन से भी लिए, जो कि उस टाइम पर रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिन्होंने अपने कई साल फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट बनाने में लगाए। फिल्म जय भीम सूर्या के करियर की ऐसी पहली फिल्म रही जिसमें वो हमें एडवोकेट बने हुए नजर आए। और चूंकि फिल्म का सब्जेक्ट इतना रियलिस्टिक और काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, तो फिल्म के रिलीज के टाइम पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई। फिल्म का जो टाइटल है जय भीम, एक्चुअली उसको पहले तमिल डायरेक्टर पा रंजीत ने अपने नाम पर रजिस्टर कर रखा था, जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की आइडियोलॉजी के बहुत बड़े फॉलोअर रहे हैं। और उनका भी प्लान था कि वो कुछ आगे चलकर ऐसी फिल्म बनाएंगे जिसका टाइटल होगा जय भीम। एक्चुअली पा रंजीत वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने रजनीकांत सर के साथ में काला और कबाली जैसी फिल्में बनाई हैं। लेकिन जब सूर्या और उनकी टीम ने पा रंजीत से इस टाइटल के लिए रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ये टाइटल उन्हें दे दिया था, और इस तरह से सूर्या को अपने इस फिल्म के लिए ये टाइटल मिला जय भीम। फिल्म जय भीम की जिस टाइम पर शूटिंग चल रही थी, उस टाइम पर कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग को कई बार बीच में रोकना भी पड़ा था। फिल्म जय भीम के साथ में ही सूर्या अपनी एक और फिल्म ईटी की भी शूटिंग कर रहे थे। उनकी इस फिल्म में रखे गए बहुत सारे वायलेंस सीन की वजह से इसको ए सर्टिफिकेट दिया गया था। और ये सूर्या की सन 2010 में आई फिल्म रक्त चरित्र 2 के बाद ऐसी फिल्म थी जिसको ये सर्टिफिकेट दिया गया था। फिल्म में रखे गए बहुत सारे सीन्स की वजह से इसको कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, और सबसे ज़्यादा फिल्म का विरोध किया जा रहा था वनियार समुदाय के लोगों के द्वारा, जिनका ये कहना था कि फिल्म जय भीम में ऐसे बहुत सारे सीन रखे गए हैं जिनकी वजह से उनके समुदाय को ठेस पहुंची है। जैसे फिल्म में हमें जो एक बहुत ही क्रूर इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति दिखाया जाता है, जो कि इतनी बुरी तरीके से राजकन्नू को 3rd डिग्री टॉर्चर देता है। वनियार समुदाय के लोगों का ये कहना था कि फिल्म के एक सीन में गुरुमूर्ति के पीछे की दीवार पर आग जलता हुआ एक सिंबल दिखाया जाता है, जो कि ये दिखाता है कि ये वनियार समुदाय का है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि इंस्पेक्टर का नाम भी जो गुरुमूर्ति रखा गया है वो भी उनके समुदाय के एक लीडर कुदुबेत्ती गुरु के नाम से रखा गया है, जो कि उनकी छवि को और इस पूरे वनियार समुदाय की छवि को खराब कर रहा है। और उन्होंने कोर्ट में सूर्या के खिलाफ और फिल्म मेकर्स के खिलाफ में 5 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस भी फाइल किया। और उस टाइम पर जब इन सारी चीज़ों को लेकर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तब उस टाइम पर सूर्या को और फिल्म के बाकी मेंबर्स को कुछ समय के लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया था। एक्चुअली उस टाइम पर कुछ लोगों ने हेट फैलाने के लिए ये बोल दिया था कि जो भी सूर्या को मारेगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इस वजह से उस टाइम पर फिल्म जय भीम के रिलीज होने के बाद फिल्म मेकर्स की और सूर्या की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। हालांकि यहाँ पर वनियार समुदाय के लोगों के द्वारा जो दावा किया जा रहा था
कि इसमें जो सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति दिखाया जाता है वो उनके वनियार समुदाय का नहीं है। एक्चुअली रियल इंसिडेंट में जो वो पुलिस वाला था वो एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन था। इसके अलावा फिल्म के एक और सीन को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। ये वो सीन था जब प्रकाश राज पुलिस स्टेशन में एक आदमी को हिंदी बोलने पर चांटा मारते हैं और वो उससे बोलते हैं कि वो तमिल में उनसे बात करे। उस टाइम पर फिल्म के इस सीन को लेकर बीजेपी वालों ने प्रकाश राज का और फिल्म मेकर्स का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। उस टाइम पर सूर्या के सपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर वी स्टैंड विद सूर्या के नाम से एक ट्रेंड भी चलाया था और काफ़ी लंबे समय तक ये सारी कंट्रोवर्सी फिल्म को लेकर चलती रही और बाद में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गईं। फिल्म जय भीम के बाद सूर्या ने रियल लाइफ पार्वती के लिए 10 लाख रुपए की एफडी करवाई थी। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी जब ये फिल्म देखी तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने भी ये फिल्म देखने के बाद इरूलर समुदाय के लोगों में एजुकेशन बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दान की थी। फिल्म जय भीम का इम्पैक्ट और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ, जैसे जाने माने कोरियोग्राफर और कंचना जैसी फिल्मों के डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने भी रियल लाइफ पार्वती के लिए एक पक्का मकान बनवाने का वादा किया था। हालांकि जब रियल लाइफ पार्वती से इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई तब उनका कुछ और ही कहना था। उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनी है, उनके पति की मृत्यु हुई है और सूर्या ने उनसे ये फिल्म बनाने के लिए परमिशन तक नहीं ली। उन्होंने और उनकी टीम ने केवल के चंद्रू से इसके बारे में बात की और ये पूरी फिल्म बना डाली। इसके आगे भी पार्वती ने कहा कि सूर्या ने जो 10 लाख रुपए देने का वादा किया था वो भी उन्हें बहुत बाद में मिले। इसके अलावा राघव लॉरेंस ने जो उन्हें घर देने का वादा किया था तो घर तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया था। इस वजह से बाद में राघव लॉरेंस ने उन्हें लगभग कैश में 8 लाख रुपए की मदद की थी। इसके अलावा फिल्म जय भीम में इस पूरे इंसिडेंट को लगभग 1 साल का इंसिडेंट दिखाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ये पूरा केस लड़ने में लगभग 13 साल लंबा समय लगा था। 1993 में हुए इस इंसिडेंट के लगभग 13 साल बाद सन 2006 में सफलता मिली। जस्टिस के चंद्रू भी आगे चलकर एडवोकेट से जज बन गए और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 96,000 से ज़्यादा केसों को सॉल्व किया। के चंद्रू जब जज बने तो उन्होंने अदालत में अपने आप को माई लॉर्ड कहलवाने से मना कर दिया था। वो अपने साथ में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखते थे। यहाँ तक कि सन 2013 में जब उनका रिटायरमेंट होने वाला था तब उस टाइम पर उन्होंने कोई भी फेयरवेल पार्टी नहीं ली। अपने रिटायरमेंट के दिन जस्टिस के चंद्रू अपनी सरकारी गाड़ी से आए और गाड़ी को यहाँ पर ऑफिस में जमा करने के बाद नॉर्मल बस से सीधे अपने घर वापस चले गए। मतलब इस पोजीशन पर रहने के बाद भी के चंद्रू बहुत ही साधारण जीवन जीने में यकीन रखते थे और उनकी इस सिंपल लाइफ का इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ा। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म जय भीम से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो फिल्म के बहुत सारे सीन देखने के बाद मैं वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और फिल्म जय भीम में जो सारी चीज़ें इतने रियलिस्टिक तरीके से दिखाई जाती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोगों का फिल्म जय भीम के बारे में क्या कहना है, ये फिल्म आपको कैसी लगी थी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर इस तरह की चीज़ों को आपने अपने आसपास नोटिस किया है या ऐसी चीज़ें देखी हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।